Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, today we have to start with the class 10th chapter. Next is our environment. This is the last chapter as far as your syllabus is concerned. बहुत आसान है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं और कुछ थोड़ी सी चीजें नई आएंगी जिनको हमने ऐड करना है और हो जाएगा हमारा चैप्टर कंप्लीट। हम देखते हैं इसको एक एक करके कि क्या चीजें इसके अंदर आ रही है और बहुत आसान है। ध्यान से रखिए, अपनी नोटबुक अपने सामने रखिए, कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे ताकि आसान रहे आप लोगों को उतारना और समझना। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर दैट्स अवर एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट को देखेंगे कि है क्या, फिर उसके बाद हम इसकी डिफरेंट चीजों पे आ जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए अवर एनवायरनमेंट कि हमारा माहौल। तो ये एनवायरनमेंट एक्चुअली है क्या, अगर इसको हम डिफाइन करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक टर्म से निकला है एनवायरन। इस टर्म से निकला एनवायरन, जिसका मतलब होता है टू एनसर्कल, टू सराउंड, किसी चीज के इर्द गिर्द होना किसी चीज का। ठीक है, अब जो एनवायरनमेंट है अगर आप इसको डिफाइन करें तो किस एंगल से कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, क्या डेफिनेशन हम इसकी लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इट इज अ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी आर रिजाइडिंग और वेयर वी लिव। ठीक, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। इसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल की जब आप बात बताते हैं इसका मतलब आप इंटरेक्शन करवा रहे हो दो डिफरेंट चीजों की, एक आप नॉन लिविंग की, दूसरा आप लिविंग की। ठीक है, फिजिकल हो गया नॉन लिविंग और बायोलॉजिकल की जब बात करेंगे दैट मीन्स लिविंग चीजें। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में जब हम इनका इंटर रिलेशन पढ़ेंगे या ऐसा दुनिया जिसके अंदर इन दोनों का आपस में क्या होगा, रिलेशन होगा, इंटर रिलेशन होगी, तो वहां पर जब हम रह रहे हैं उस पूरे को हम बोलेंगे कि ये एक एनवायरनमेंट है जहां पर चीजें हो रही हैं। ठीक है जी, ऑलराइट। अब इस एनवायरनमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे मिलकर ये एनवायरनमेंट बनता है। उसमें जो सबसे पहली चीज होती है ना, उसको पढ़ने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें एक पर्टिकुलर सिस्टम को देखना पड़ेगा कि वो सिस्टम कैसे चल रहा है, ताकि हम समझ सकें कि बाद में इसका रिलेशन, इसका दूसरी चीजों के साथ रिलेशन क्या है, या आप कह सकते हैं कि किस तरह से वो चीजें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, वो देखेंगे हम। उसमें जो सबसे पहली चीज आती है ना, उसको हम बताते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम को हम डिफाइन करने से पहले एक टर्म थी जो दी थी एक, ठीक है ना, बायोलॉजिस्ट ने A.G. टेंसले ने 1935 के अंदर लिखा है मैंने, A.G. टेंसले, इसने दिया हुआ था 1935 में टर्म दी थी। अगर आप इसको डिफाइन करें कि भाई इकोसिस्टम है क्या, अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड करें, हम पहले चैप्टर में चले जाओ, वहां पर आपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। उस लाइफ की डेफिनेशन समझने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, आपको सेल की डेफिनेशन समझनी पड़ती थी। ठीक, तो अब सेल की डेफिनेशन क्या थी, आपको जो 9th में आपने पढ़ा था वो थी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, ऑलराइट। तो इसी तरह अगर आप देखें इकोसिस्टम को कि एक ऐसी चीज है जिस तरह सेल का काम था स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बनना किसी चीज को जिंदा रखने के लिए, इसी तरह हमारा इकोसिस्टम एक ऐसा यूनिट है जिसकी वजह से जो पूरा एनवायरनमेंट है ये क्या रहता है, अलाइव रहता है, जिंदा रहता है। तो दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग हियर, दैट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर की आई होप ये आपको टर्म समझ आ जाएगी। बायोस्फीयर, बायो मीन्स लाइफ है, जहां पर लाइफ मिलती है उस एरिया में, और लाइफ अर्थ पे ही मिल रही है, और जहां जहां पर रिजाइडिंग चीजें, रेजिडेंशियल एरियाज एक तो हो गए, दूसरा जहां पे एनिमल्स रह रहे हैं, टेरिस्ट्रियल है, एक्वाटिक है, फॉरेस्ट एरियाज, जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब बायोस्फीयर के अंदर आ रही है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, जहां पे लाइफ मिल रही है, वो उस चीज का जो यूनिट है, बेसिक चीज है, वो हमारे पास कौन सी, इकोसिस्टम। अब जब इकोसिस्टम की बात करते हैं, इकोसिस्टम में दो बड़ी चीजें होती हैं, दो बड़ी चीजें होंगी। तो इकोसिस्टम को अगर बैलेंस करना है, एक तो उसको रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी चीजों की डेफिनेटली, ताकि बैलेंस मेंटेन रहे, इम्बैलेंस ना हो। और दूसरी चीज जो है, अगर कहीं पर एनर्जी अवेलेबल है उस एनर्जी को दूसरे तक पहुंचाना भी लाजमी है, जरूरी है। इन केस अगर आप वो आप नहीं पहुंचा रहे हो, वो नहीं पहुंच पाएगी एनर्जी, तो दैट इकोसिस्टम विल बी डिस्टर्ब, इम्बैलेंस हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। किसी चीज का स्टॉपेज होना, इसका मतलब इम्बैलेंस क्रिएट करना है अगली वाली जनरेशन के लिए, अगली वाली डिपेंडेंट चीज के लिए। क्लियर? तो पहली चीज जो हमारे पास दो मेन प्रोसेसेस में से है जो इकोसिस्टम के अंदर होते हैं, उसमें पहली चीज है साइकिलिंग ऑफ मटेरियल। रिमेंबर दिस, साइकिलिंग ऑफ मटेरियल। 9th क्लास के अंदर आपने इस चीज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा हूं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स।
आई होप यू रिमेम्बर इट। नाइट्रोजन साइकिल आपका, ऑक्सीजन साइकिल है, देन यूर दिस क्या बोलते हैं इसको, वाटर साइकिल है। जो चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, ये सब इसके अंदर आता है। आपने देखा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया किस तरह से नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, वापस ला रहा है, फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वापस ला रहा है। आपने देखो वाटर साइकिल, सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे पास वाटर साइकिल। पानी हमारे पास अवेलेबल है, इवापोरेशन हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, फिर से बारिश की सूरत में नीचे आ रहा है, देन स्ट्रीम्स के थ्रू फ्लो होकर वापस ग्राउंड के अंदर, फिर ग्राउंड से थोड़ा सा पानी बाहर आ रहा है, समंदरों में से, दरिया में से, पाउंड्स में से, लेक में से, फिर इवापोरेट हो रहा है, धूप की वजह से कंडेंस हो गया, बादल बन गए, बारिश बरसी। दैट मींस दिस इज completely a circle going around to maintain the particular balance that is very important within an ecosystem or an environment। ठीक है जी। तो ये साइकिलिंग ऑफ मटेरियल हो रहा है। ठीक, साइकिलिंग, कोई चीज जमीन के अंदर चली गई, उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है जमीन के अंदर चला गया, फिर वापस वहां पर प्लांट को मिला, प्लांट ने जो है वापस अपना काम शुरू किया, एटमॉस्फेयर के अंदर मिल गया, वापस आ गया। ये जितनी भी चीजें सिंपल वे में आप समझे आज तक, वो इसके अंदर आपने देखा है। दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल, आसान शब्दों में दैट इज अ साइकिल ऑफ मटेरियल। दूसरा था फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी कब आप देखते हैं, हमें इसके अंदर एक टॉपिक आएगा आगे, फूड चेन। फूड चेन में जब हम देखेंगे इसका, तब हम देखेंगे दैट मीन्स कि जो एक जीवत है, एक चीज है, वो दूसरे पे डिपेंड कर रही है एक इकोसिस्टम के अंदर अपने खाने के लिए। खाने का मतलब क्या है, टू गेन एनर्जी। खाना खा, आप क्यों खा रहे हैं कि आपको एनर्जी मिले, ठीक है ना। तो एनर्जी अगर आपको मिल रही है तो वो आप उस एनर्जी के लिए किसी पे डिपेंड नहीं, आप खाने के लिए किसी पे डिपेंड है, मतलब आप एनर्जी के लिए डिपेंडेंट हो, राइट। तो दिस इज एक्चुअली शोन बाय पर्टिकुलर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जो हम आगे देखेंगे चैप्टर के अंदर, जिसको हम बता रहे हैं फूड चेन। फूड चेन के अंदर देखा होगा, एक चीज घास खा रही है, उसको दूसरी चीज खा रही है, उसको तीसरी चीज खा रही है, फिर लास्ट में वो मर जाती है, उसको जो है डिकम्पोजर्स खा जाते हैं। डिटेल में आएंगे हम उस पर। तो इसके अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। प्लांट ने जो एनर्जी एटमॉस्फेयर से ट्रैप करी थी सोलर रेडिएशन की सूरत में, सूरज से सोलर रेडिएशन आई थी, प्लांट ने एनर्जी को क्या किया, ट्रैप किया, उस एनर्जी को यूज कर लिया प्लांट ने। अब जो एनर्जी यहाँ पर यूज हुई है, उस एनर्जी को, इसके बेस पे आपको सवाल पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अक्सर 10% लॉ, ठीक, इस एनर्जी के बारे में, तो वो मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूंगा कि 10% लॉ एक्चुअली है क्या। ये आप समझ लेंगे, जो भी एनर्जी हमें एटमॉस्फेयर में मिल रही है या आप सोलर रेडिएशन से मिल रही है, किसको, प्लांट्स को, प्रोड्यूसर्स को, बिकॉज दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, तो वो डायरेक्टली किससे ले रहे हैं, सनलाइट से। सनलाइट से जो एनर्जी उन्होंने ली है खुद के लिए, एक्चुअली जो एटमॉस्फेरिक हिंड्रेंसेस हैं, चाहे वो किसी प्लैनेट से टकराना है, चाहे वो किसी एटमॉस्फेयर में डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से, पोल्यूशन की वजह से कुछ रेडिएशंस का डाइवर्ट हो जाना है या वापस रिफ्लेक्ट हो जाना है, तो सब की सब रेडिएशंस 100% जमीन पर नहीं पहुंच रही है। इस प्लांट के लिए निकलती वहां से 100% है, उसमें से इसके पास सिर्फ पहुंचती है, जो प्लांट हमारे पास अवेलेबल है, इसके पास वो रेडिएशन पहुंचती है सिर्फ 10%। 90% ऑफ द रेडिएशंस आर लॉस्ट। 90% जो रेडिएशंस होती है वो एटमॉस्फेयर में जाया हो जाती है। ये जो 10% पहुंची है, ये 10% ये प्लांट यूज करता है, इसने एनर्जी बना ली, ठीक है। वो एनर्जी अब आपने क्या किया, इसमें घास बन गया, प्लांट में चला गया, आपने खा लिया, तो उसके बाद क्या होता है, प्लांट जैसे आप खाते हैं, हमारे यहाँ पे हाक खाते हैं आप लोग, ठीक है, तो इसी तरह से उसने भी डायरेक्टली ऑब्वियसली एनर्जी मैन्युफैक्चर करी हुई है, या डियर ने खा ली, गोट ने खा ली, इसको घास को खा लिया, तो वो एनर्जी जो उसके अंदर थी वो ट्रांसफर किसमें हो गई, उस चीज के अंदर जिसने इसको खाया, ठीक है। ये प्लांट की एनर्जी उसमें ट्रांसफर होगी। लेकिन ये जो एनर्जी इसके अंदर है 10%, ये 10 की 10 ट्रांसफर नहीं होती है, क्योंकि इसमें से कुछ इसको खुद के प्रोसेस के लिए यूज हो जाएगी। इसने ट्रांसपरेशन करना है, इसने फोटोसिंथेसिस दिखाना है, बाकी चीजें, इसको बड़ा भी होना है, इसको बाकी प्रोसेस करने हैं अपने, तो ये इसमें से इस 10% का 90%, अब समझ लीजिएगा, इस 10% का 90 हिस्सा जो है बेचारा ये भी यूज कर जाता है, और 10 ही बचता है इसके पास भी, 10 का 10%, ठीक है जी, 10 का 10% इसके पास बच गया। 10 का 10 करना है आपको डिवाइड करके, तो देख लीजिए वो 10% जो आपके पास बचा वो ट्रांसफर होता है आगे वाले, जो डियर ने खाया या जो गोट ने खाया या शीप ने खाया, इसके फ्लैश में आ गया। अब इसको कोई और खाता है, ये एनर्जी इसमें आई है, इसका 10% इसमें आई है, तो हमेशा जो एनर्जी होगी जब सोलर से हम नीचे आते जाएंगे, सोलर से आने वाली 100% है, तो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ट्रांसफरिंग में डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर एनर्जी पहुंची
यहां से इसको शीप को आपने खा लिया, मैन ने खा लिया, या टाइगर खा गया, या लाइन खा गया। तो ये जितनी भी चीजें खा रही हैं इसको, इसके अंदर जो इसका 10% बचा था या 0.1% जो हम जिसको बोलेंगे वो बचा था, उसका 10% वहां ट्रांसफर होगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये सब चीजें क्या हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। यही हम फूड चेन के अंदर पढ़ेंगे। तो ये चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करने से क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि एनर्जी जो है वो एक जीवन से दूसरे जीवन को मिल रही है। इसका मतलब ये डिपेंड है इस पे, ये डिपेंड है इस पे, प्रोड्यूसर पे हेटेरोट्रॉफ डिपेंड है, उस पे कंज्यूमर डिपेंड है डिफरेंट टाइप के, उसके ऊपर डिकम्पोजर डिपेंड है, मर जाएगा उसको डिकम्पोजर खा जाएगा जमीन के अंदर। ठीक है, फिर डिट्रेटस बन जाएंगी उसके, फिर से वो बाकी चीजें जो है जमीन के अंदर फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए वो चीजें उसको कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ की जो एनर्जी होगी उसकी 10% उनको पहुंचेगी। ठीक, तो इसका मतलब जब हम सूरज से नीचे आके टाइगर तक पहुंचे हैं या कंज्यूमर तक पहुंचे हैं, तो लीस्ट एनर्जी बेचारों कंज्यूमर्स को मिलती है। आप समझ रहे? इसीलिए आपको मीट खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, ये एनर्जी की मीट से नहीं आ रही, बल्कि उस मीट वाले जानवर ने जो खाया हुआ है, ठीक है जी, घास वास बाकी चीजें, वो वहां से आ रही है एनर्जी। आई होप दिस इज अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। सो ये 10% की एनर्जी जो आगे चल रही है, इसी को बोला जाता है 10% लॉ। अब समझ लीजिएगा, 10% लॉ इसी चीज को बोला जाता है। इसमें से आपको पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन 10% लॉ के बारे में। तो ये एक्चुअली इकोसिस्टम का पार्ट है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये उसके साथ कनेक्टेड था, तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब जब आप इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो इकोसिस्टम हमारे पास बहुत तरह के हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब चूंकि कैटेगरी करना जरूरी है ताकि हमारे समझना आसान हो जाए, तो इसलिए आई हैव गॉन थ्रू द कैटेगराइजेशन ऑफ दिस इकोसिस्टम। सो यू कैन सी हियर देयर इज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें आ रही हैं। पहला टाइप ऑफ इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं कि जब हम इसकी बात करें, किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो नेचर के बेस पे बात करें तो इकोसिस्टम हमारे पास दो तरह के, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। एक हमारे पास नेचुरल ही इकोसिस्टम, ठीक है, नेचुरल। दूसरा हमारे पास आर्टिफिशियल। नेचुरल की जब बात करते हैं, इकोसिस्टम तो आप समझ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेचर किस बुनियाद पर है। एक है भाई कुदरती है, खुद ही है, बाई नेचर है, या एक है जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आपने बनाया, ठीक है। अब आपने कैसे बनाया देख लेते हैं अभी। नेचुरल ऑब्वियसली जो आप भी बनाएंगे उसमें भी वो चीजें ही यूज होंगी जो नेचर में मौजूद है, लेकिन बना आप रहे हैं डिफरेंट जगहों से चीजें लाकर। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो है, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है, लेक है, वाटर बॉडीज है, उनके अंदर जो चीजें इकोसिस्टम है, देखो वहां पे क्या बोलते हैं इसको, आपको फिश भी मिलेगी, आपको बाकी चीजें मिलेंगी, आपको पत्थर मिलेंगे, आपको पानी मिलेगा, फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे प्लांट्स जो पानी के अंदर वो मिलेंगे, और वहां पे उनका इंटरेक्शन मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है ये एक इकोसिस्टम कहलाती है, जहां पे एक बैलेंस वे में चीजें चल रही हैं, जानवर भी हैं, प्लांट भी हैं, नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी है, ये कहने का मकसद है। तो ये तो हो गया हमारे पास बहुत आसान शब्दों में नेचुरल इकोसिस्टम। जब आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो एक्वेरियम देखा होगा आपने, एक्वेरियम इफ यू हैव बीन टू जम्मू के अंदर आप चले बाहुफुट चले गए हैं, या आप यहाँ पे निशात में आपने देखा होगा, या आप मामर चले गए हैं कंगन साइड से, तो वहां पर इन चीजों के बड़े बड़े जो है फिश फार्म्स हैं, वहां पर आपने अगर अंदर गए हैं, आपने एक्वेरियम देखा है, तो एक्वेरियम घर पे भी बना सकते हैं। एक्वेरियम क्या है, एक शीशे का आपने पोर्ट लिया हुआ है डिफरेंट साइज का, उसके अंदर आप पानी डाल रहे हो, उसके अंदर आप एयर का सिस्टम मतलब एरिएशन लगा रहे हैं, एरिएटर लगा रहे हो, उसके अंदर अपने छोटे छोटे पेबल्स डाल दिए। एरिएटर होता है हवा को रिन्यू करने के लिए, ताकि वहां पे, और अपने मार्केट से छोटी छोटी मछलियां आती हैं उसके लिए, ब्लैक मोली हो गया, गोल्डन फिश है, छोटी छोटी ऐसी बहुत खूबसूरत सी मछलियां जो इसमें यूज होती हैं, वो लाकर आपने डाल दी। अब आप इसको फीड भी कर रहे हो, बाकी चीजें कर रहे हो। तो ये जो यहाँ पे छोटा सा आपके घर के अंदर एक चीज आपने बना दी है 4x4 फुट की, 2x2 फुट का, ठीक है, वो जो बना है वो एक इस तरह की चीज आपने बना दी। इसके अंदर फिश भी है, इसके अंदर पानी भी है, इसके अंदर, इसका मतलब क्या है, लिविंग भी है और नॉन लिविंग चीजें। और यहाँ पे वो जिंदा मछली मरेगी नहीं, वो जिंदा रहेगी, वो पल रही है, आप उसको पाल रहे हो। इसका मतलब आपने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है, किस तरह का, आर्टिफिशियल टाइप का, ठीक है जी। तो ये भी एक इकोसिस्टम का टाइप है, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल बता रही, एक्वेरियम, राइट। उसके बाद चलते हैं किस पे, ड्यूरेशन पे, टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो उसके बेस पर भी हमारे पास दो तरह के इकोसिस्टम है, एक है टेम्पररी और एक है परमानेंट। अब टेम्पररी की बात करें, टेम्पररी मैं आपको यूं बता दूं, अगर आपका बायोलॉजी में या साइंस में कभी इंटरेस्टेड हो आप पहले से, तो आपने देखा होगा कि लैब के अंदर बहुत सारी चीजें कल्चर की जाती है, बनाई जाती है,
वो जो होती है ना, उनको वो बनेंगी कब, जब उनको आप पर्टिकुलर कंडीशंस देंगे। आपको उनको हीट देनी पड़ेगी, उनको टेम्परेचर देना पड़ेगा, उनको मॉइस्चर देना पड़ेगा, उनको ह्यूमिड कंडीशंस देनी पड़ेगी। तो लेबोरेटरी के अंदर जैसे कि मैंने प्रोटोजोन्स का लिखा हुआ है, जब आप ये कल्चर करते हो किसी चीज के लिए, तो आप वो जब चीज बना रहे हैं उसको आप पर्टिकुलर एनवायरनमेंट देते हो, एक पूरा इकोसिस्टम उसको आप देते हैं। तो लेकिन होता है वो टेम्पररी, जो ही वो तैयार हुआ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लिए तैयार हुआ, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, आप यूज कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया टेम्परेरी इकोसिस्टम, बहुत थोड़े टाइम के लिए, चाहे वो 2 दिन का हो, चाहे वो 4 दिन का हो, चाहे वो कुछ घंटों का हो, चाहे वो 1 महीने का हो, परमानेंट तो रहने वाला नहीं है, दैट विल बी ओवर। तो उसके बाद एक परमानेंट इकोसिस्टम जो ऑलरेडी नेचर में मौजूद है, जैसे कि लेक है, पॉन्ड है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, कितना बड़ा इकोसिस्टम, बहुत बड़े। देखिए डेजर्ट ले लीजिए या फॉरेस्ट ले लीजिए, फॉरेस्ट के अंदर कितनी चीजें आ रही है, दुनिया भर की चीजें, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। उसमें आपको इंसेक्ट्स भी मिलेंगे, उसको आपको जानवर भी मिलेंगे, आपको बर्ड्स भी मिलेंगे, आपको प्लांट्स भी मिल रहे हैं, वहां रेनफॉल मिल रहा है, आपको सॉइल अच्छी मिल रही है। जितनी भी चीजें ये सारी आप देख रहे हो, ये सब के सब कंप्राइज कर रही हैं, एक्चुअली क्या कर रही हैं, बना रही हैं एक पर्टिकुलर बिग सिस्टम, जिसको आप बता रहे हो एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम फॉरेस्ट का हो, डेजर्ट का, पॉन्ड का, लेक का हो, इसका मतलब क्या है कि वहां पर रहने वाली चीजें भूख से नहीं मर रही, वो एक सिस्टमेटिक वे में चीज चल रही है। फॉरेस्ट देख लीजिए, डेजर्ट, अब डेजर्ट में आप चले जाए, डेजर्ट में चले जाए, यहाँ पर जो सिस्टम है, यहाँ पे जानवर वैसे ही मिलेंगे आपको, जो डेजर्ट के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, ऊंट मिलेगा आपको, या आपको कैक्टस प्लांट्स मिलेंगे। वो क्या है, वो वहां पे उसी कंडीशन के अंदर, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर सर्वाइव करते हैं। तो इसलिए वहां पर जो डेजर्ट में मिलेगा वो आपको फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा, वो आपको पॉन्ड में नहीं मिलेगा। ये टेरेस्ट्रियल है, ये एक्वेटिक है। तो इसका मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब एक्वेटिक थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग, एंड टेरेस्ट्रियल थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग, उनका जो इंटरेक्शन होगा वो परमानेंट होता है, लाइफ टाइम होता है, बहुत लंबे अरसे का होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स का एक कॉम्बिनेशन चला आया होता है, जिसकी वजह से ये सिस्टम चल रहा होता है। इज दैट क्लियर? सो परमानेंट इकोसिस्टम इस तरह से होता है। उसके बाद तीसरे चीज पे आ जाए, 2 पढ़ ली हमने, तीसरा हम टाइप्स पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम की ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। साइंस के बेस पे आप देखिए, छोटा इकोसिस्टम, बड़ा इकोसिस्टम। अब छोटा इकोसिस्टम की जब आप बात करेंगे, आपके घर के अंदर ये सब पाया जाता है। अगर मैं इसको बात, आपको एक्वेरियम भी छोटा इकोसिस्टम है ना, छोटा इकोसिस्टम है एक्वेरियम, जिस तरह मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल लिखा है, छोटा भी है। बहुत सारी चीजें इसमें जो आपको इंटररिलेटेड मिलेंगी। सबसे इसमें जो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता, फ्लावर पॉट, आपके घर पे जो गमला है वो, उसके अंदर आपको मिट्टी के अंदर आपको कीड़े भी मिलेंगे, आपको फ्लावर भी मिल रहा है, और वो बड़ा भी हो रहा है, उसका इंटरेक्शन भी, ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब आपका उसके साथ रिलेशन है, आपको उससे फायदा मिल रहा है, और डेकोरेशन भी है, लिविंग और नॉन लिविंग का कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हो गया फ्लावर पॉट, छोटा सा इकोसिस्टम। या बड़े की बात करें, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बात की, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, वो हो गया लार्ज इकोसिस्टम। आई होप दिस इज वेरी 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 सिंपल टू अंडरस्टैंड, कि यहाँ पे मैंने और ज्यादा यहाँ पे इस चीज को समझा दिया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्लियर? नेचर के बेस पे 2, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, ड्यूरेशन के बेस पे 2, टेम्परेरी, परमानेंट, एंड इन साइज के बेस पे 2, स्मॉल एंड लार्ज वन। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के अगर एक तो क्या टाइप, अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, कंपोनेंट्स हमारे पास 2 तरह के हैं। कंपोनेंट्स हमारे पास 2 तरह के, क्या क्या चीजें मिलकर इसको बनाती हैं, जो पहले से मैं बोलता आया हूं, ये चीज चलती जाएगी आगे। एक तो हमारे पास लिविंग और दूसरी है नॉन लिविंग, जो वहां पे भी बात की मैंने अभी, लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब हम लिविंग की बात करते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर टर्म में यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं बायोटिक। राइट? जब आप बात करते हैं नॉन लिविंग की, तो तब आप बोलते हो एबायोटिक। एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक। जब आप बायोटिक की बात करते हैं तो बायोटिक में कौन आएगा? लिविंग आएंगे। तो लिविंग आपके पास एनवायरमेंट में कौन है? वो है आपके पास वो चीजें जो आपको ग्रो कर रही हैं, मूव कर रही हैं, इंटरेक्शंस दिखा रही हैं, जिनकी सोशली जिनका मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। तो जब आप बायोटिक की बात करते हैं तो हम इसको कैटेगरी 3 में डिवाइड कर देते हैं। कितने में? 3 तरह की कैटेगरी में। आप 8 से 6 के आजकल बुक्स में लिखा होता है और पढ़ा होता है आप लोगों ने। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये 3 ऐसी कैटेगरी है जो मिलाकर एक एनवायरनमेंट के अंदर बैलेंस मेंटेन करती है एबायोटिक कंडीशंस के अंदर। क्लियर? एबायोटिक कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? आपको टेम्परेचर मिलेगा, आपको लाइट मिलेगी, ये चीजें, ह्यूमिडिटी मिलेगी, क्या बोलते हैं इसको, सनराइज सनसेट का, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आपको एबायोटिक कंडीशंस है, रेनफॉल है। ठीक? तो मेन ये चीज है जिसको मैं बताना चाहूंगा आपको। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स कौन है?
प्रोड्यूस करना, कोई चीज बनाना, और बना कौन सकता है, खुद कोई चीज बनाना, और खुद कोई चीज बनाने के लिए जो हमारे एनवायरमेंट के बेस्ट सूटेड एंड ऑथराइज्ड जो है, जिनके पास इसका लाइसेंस है, तो वो है हमारे पास प्लांट्स, ठीक है ना, जिनको आप बोल रहे हो ऑटोट्रॉप्स, जिनको आप क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, राइट, पढ़ा है आप लोगों ने। सो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस से वो बना रहे हैं अपना खाना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फॉर एग्जांपल कौन से प्लांट्स हैं, जिनको हम दूसरे नाम से जानते हैं ऑटोट्रॉप्स। ये तो है प्रोड्यूसर। जो मैंने यहाँ पे बात की थी, इन्होंने डायरेक्टली सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिखाया, एनर्जी मैन्युफैक्चर की। इन प्लांट्स को खाए जाते हैं दूसरे, जिनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। प्लांट्स को खा जाते हैं हेटेरोट्रॉप्स, या जिनको यहां पर एनवायरमेंट के रिलेटेड टर्म यूज करें तो जिनको हम बोलेंगे कंज्यूमर्स। क्या बोलेंगे, कंज्यूमर्स। तो ये कंज्यूमर्स जो हैं, ये एक्चुअली क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। मगर आगे चलने से पहले हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि भाई ये कंज्यूमर्स जो हैं, ये डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी डिफरेंट लेवल्स होती हैं। ये जो लेवल्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये लेवल्स मैं आपको अभी बताऊंगा कि मैंने ये क्यों दिखाई है। एक्चुअली इसका फूड चेन के अंदर थोड़ा सा इंपैक्ट है, इसलिए यहाँ पे इनको अलग दिखाना पड़ता है। अभी हम इसके बाद फूड चेन पे आएंगे तो वहां आप देख सकते हैं कि किस तरह की चीजें होती है। सो कंज्यूमर, दैट इज हेटेरोट्रॉप्स। ये कुछ 4 तरह के हमारे पास कंज्यूमर्स हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खाएंगे। समझ लीजिएगा इस चीज को, कंज्यूमर्स डायरेक्टली प्रोड्यूसर को ही खाते, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर ही वो कंज्यूमर्स हैं जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, डायरेक्टली खाएंगे, ठीक है। उसमें भी यहाँ पे आप देख लीजिए, डेयर देख लीजिए, गोट देख लीजिए, रैट्स देख लीजिए। तो अब जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ये हर्बीवोर्स होते हैं। कौन से, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर दी हर्बीवोर्स, राइट, एंड दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन व्हाट, प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फीडिंग हैबिट। क्लियर। अब जो प्राइमरी वाले हैं, प्राइमरी के बाद आ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर में आपको कैट है, डॉग है, फॉक्स है। इनको बोला जाता है प्राइमरी कार्निवोर्स। इसका मतलब ये डायरेक्टली इसको नहीं खा रहे होंगे, आप समझ रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर को नहीं खाएंगे, बल्कि अपने ही उसमें लेवल में किसी को खाएंगे। अगर ये कार्निवोर है तो ये फ्लैश खाते होंगे, दैट मीन्स ये इन पे डिपेंड करेंगे, हर्बीवोर्स पे। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स किसको ईट करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को, ठीक है जी, बहुत आसान है। अब सेकेंडरी के बाद आ गया टर्शियरी, तीसरी लेवल। टर्शियरी कंज्यूमर वोल्व्स हैं, स्नेक्स हैं, या लार्ज फिशेस हैं। ये किसको खाती हैं, ये इनको खा जाती हैं। दे डिपेंड ऑन ईच अदर, दे सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड करेंगी, ठीक है, या ये इस पे भी, इसको भी खा सकते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब ये टर्शियरी हो गया। उसके बाद हमारे पास है कॉटनरी, फोर्थ लेवल इज कॉटनरी कंज्यूमर। कॉटनरी कंज्यूमर, इसको लिखिएगा, टाइगर, लायन, ईगल, हॉक, ये सबसे बड़े जो जिनको आप अक्सर जानते हैं, दीज आर द कॉर्निवर्स। एक्चुअली ये टॉप कॉर्निवर्स कहलाते हैं। इससे पहले भी छोटे छोटे लेवल्स पे कॉर्निवर्स आते हैं, टॉपिक लेवल में हम देखेंगे वो। सो कॉर्डिनरी में टाइगर है, लॉयन है, ईगल है, ये इन सबको खा सकते हैं, ये सबको खा सकते, इसलिए इनको टॉप कॉर्निवर्स बोला जाता है। तो दिस मींस दे ऑल आर एक्चुअली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कॉर्डिनरी, दे आर ऑल द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। ये कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक, कंज्यूम कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास है कौन से, थर्ड वन, दैट इज अ डिकम्पोजर, जिनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। डिकम्पोजर्स, इनमें से कोई भी मरेगा, इनमें से कोई भी मरेगा, वो कहां गिरेगा, जमीन के ऊपर। उस पर क्या करेंगे, बैक्टीरिया रिएक्ट करेंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे, और उसका जितनी एनर्जी है उसको खुद में कन्वर्ट करके जमीन में चले जाएंगे, और वहां पर उसको लेवल कर देंगे, बराबर हो जाएगी। सो दिस इज हाउ द साइकिल गोज। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। बहुत आसान है, इतना लेवल, ठीक है जी, ये आप समझ गए हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा फूड चेन के बारे में, वो हम अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके जी, आई होप दिस अंडरस्टूड। आप इसको उतार लीजिएगा। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अजय भाई, अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक फूड चेन का। फूड चेन की अगर आप डेफिनेशन देखें, फूड चेन मैंने आपको बता दिया, फूड चेन है ही इसीलिए ताकि हमारे पास एनर्जी का फ्लो स्टॉप नहीं होना चाहिए, एनर्जी फ्लो कंटिन्यू रहना चाहिए। सो लेट्स चेक आउट द डेफिनेशन ऑफ फूड चेन। तो फूड चेन की डेफिनेशन अगर आप देखें, इट्स द सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स involving transfer of food energy through series of levels of repeated eating and being eaten। या तो आप खाएंगे किसी को, या आपको खाया जाएगा।
या आप खा रहे हो या आपको खा रहा है कोई, तो इस प्रोसेस के थ्रू जो चल रहा है एनर्जी फ्लो, उसको हम बताएंगे फूड चेन। ठीक है, 2-3 टॉपिक्स हैं जो मुझे यहाँ पर आपको बताने हैं, यहाँ पे इसी चार्ट के अंदर हम खत्म करेंगे उनको। इस ऊपर वाली डायग्राम को आप आराम से देखें, यहाँ नीचे ना आए, यहाँ ऊपर को देख लीजिए। ये अभी जो मैंने पहले पढ़ाया आपको, ये वही उसी का वापस मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझना आसान हो। ये क्या है, ये एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है रॉ मटेरियल की, कि किस तरह से न्यूट्रिशनल कंटेंट, ये तो है न्यूट्रिशनल कंटेंट का, कि न्यूट्रिशनल कंटेंट किस तरह से मेंटेन होता है, बैलेंस होता है एक एनवायरनमेंट के अंदर, उसकी चीज मैंने आपको बताया। ये एक्चुअली लिंक है फूड चेन के साथ भी, ये आप देख लीजिएगा। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स है हमारे पास, पढ़ लिया हमने प्रोड्यूसर्स के बारे में, ऑटोट्रॉफ से जो प्लांट्स ने देखा था। फिर हमने हर्बीवोर्स देखा था जो इनको खा रहे थे, प्राइमरी कार्निवोर्स इनको खा रहे थे, सेकेंडरी इनको खा रहे थे, टर्शियरी इनको खा रहे थे। ठीक है जी, जिनका हमने दूसरा नाम देख लिया था, ये कार्निवोर्स में दिखाया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। इससे पहले जो हमने टाइप्स देखी थी कंज्यूमर की। और फिर हमारे पास तीसरा होता है डिकम्पोजर। अब देख लीजिए, इनमें से अगर कोई भी मरेगा तो उस पर डिकम्पोजर एक्ट करेगा। ठीक है, अब समझ रहे हैं, इनमें से कोई भी चीज मर गई, जमीन पे गिरी, उस पर कौन एक्ट करेगा, डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर का जो एक्सक्रीटा है वो सॉइल के अंदर मिलने के बाद डेफिनेटली फिर से किसको फायदा देता है, प्रोड्यूसर्स को, एज ए न्यूट्रिशनल कंटेंट। अब समझिए, तो यहां से जो इस साल मैंने दिखाया, यहां से क्या आ रहा है, सोलर रेडिएशन, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टली यूज कर रहे हैं अपनी फूड के लिए, बनाने के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग का फूड के लिए। इसका मतलब ये जो इंटरडिपेंडेंस है थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, थ्रू डिफरेंट लेवल्स, ये हमें कहलाता है ये फूड चेन है। क्यों? ताकि हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, चौथी जगह। बात समझ आ रही है? तो ये हो गया हमारे पास फूड चेन। बहुत आसान है, देख लीजिए। अगर आप किसी सिंपल वे में इसको देखना चाहें फूड चेन को, तो आप सिंपल भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्रास लिख लिया कहीं पे, बल मैंने ग्रास, ये हो गया जी ग्रास लैंड, यहाँ पे ग्रास को खा गया डियर, ठीक है जी, डियर को खा गया टाइगर। इसका मतलब टाइगर की एनर्जी यहां से इधर से आ रही है। अब समझ रहे हैं? तो यहां पर जितना भी एनर्जी फ्लो होगा, जो चलेगा आगे, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑटोट्रॉफ। फिर उसको खा गया कौन? शाबाश, हाँ, कौन होगा ये? कंज्यूमर। कौन सा वाला? प्राइमरी वाला। फिर उसके बाद ऐसी लास्ट वाला टॉप कार्निवोर इसको खा गया। तो ये जो खाने का सिलसिला एक दूसरे को, एक्चुअली एनर्जी फ्लो के लिए, इसका मतलब ये फूड चेन, इसका होना जरूरी है। फूड चेन क्या करता है? एक तो एनर्जी फ्लो करना ही करना है उसमें, दूसरा वो बैलेंस मेंटेन करता है। बैलेंस मेंटेन करने का सिस्टम क्या समझिए आप इससे? बैलेंस मेंटेन करने का मतलब ये है कि अगर ग्रास को खाने वाला कोई नहीं होता तो क्या पूरी दुनिया में घास ही होता? या अगर घास उगा, डेयर होते, गोट होते खाली, और टाइगर नहीं होता खाने के लिए, ठीक है, तो डेयर की पॉपुलेशन, गोट की पॉपुलेशन, घास खाने वालों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती। ठीक है जी, आपका इसका मतलब क्या है कि वो बैलेंस नहीं रहता, वो ओवर क्राउडेड हो जाता और रेजिडेंशियल एरियाज में वो आ सकते। अब समझे? तो टाइगर, ठीक है जी, टाइगर भी मरता है कुछ टाइम के बाद। टाइगर या तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से मर जाएगा, या किसी और वाइल्ड अटैक की वजह से आपस में एक दूसरे के साथ अटैक करते हैं, उसमें मर जाता है कोई। तो ये बैलेंस चेक रहता है। यहां से जो कुछ कम हुए, मोर्टेलिटी और नेटेलिटी रेट, आप समझ रहे इस बात को? मोर्टेलिटी एंड नेटेलिटी रेट, मरने का और जीने का जो रेशियो है, पैदा होने का और मरने का जो रेशियो है, ये इक्वल जब रहता है तो पॉपुलेशन के अंदर मेंटेन बैलेंस रहता है। अगर नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं रहता है। तो इसी तरह से यहां पर भी सिलसिला फूड चेन का होना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, उसके बाद एक चीज है जो मैं आपको अभी बता रहा था, 10% लॉ के बारे में। 10% लॉ को समझने से पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, दैट इज द ट्रॉपिक लेवल्स। अब देख लीजिए, ये जो आपने पढ़ा है ना, ये ट्रॉपिक लेवल्स के साथ भी कनेक्टेड है। बहुत, ये पूरे टॉपिक्स कनेक्टेड। ट्रॉपिक लेवल्स क्या है? ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ लेवल्स हमने रखी हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, किस बेस पर? उस बेस पर कि कौन कितना अटैकिंग है, कौन कितना खतरनाक है, कौन कितना ज्यादा वाइल्ड है, या कौन सी चीज डायरेक्टली किस पर हावी है। ओके, तो ये जो लेवल्स हैं, अब लेवल यूं समझ लो कि हमारे यहाँ पे क्लास के अंदर आप देखते हो लेवल होती है बच्चों की, आपके समझने के लिए, क्योंकि आपका इसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है। तो बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन, उसमें आपको क्या समझना, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, ठीक है, कुछ लड़के अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, कुछ पढ़ाई में कमजोर है। तो हर एक अपनी अपनी लेवल पे है, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो अपने अपना लेवल है। तो इस तरह से लेवल जो चलेगा, सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स वो हैं जो डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ से खाना बना रहे हैं, सन से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से।
ये जो होती है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। उसके बाद हर्बीवोर से जो इनको खा रहे हैं वो हो गए सेकंड ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉर्निवर्स, डायरेक्टली कॉर्निवर। अब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं करेंगे, ये हमने किया था उनकी ईटिंग हैबिट की वजह से कौन किस पे डिपेंड है, लेकिन खाना तो सबको ही है ना, कॉर्निवोर ही है। इसलिए इन तीनों कॉर्निवर्स को यहाँ पर हमने किस में रखा है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में, टीएल ट्रॉपिक लेवल। सो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में। उसके बाद हमारे पास है टॉप कॉर्निवर्स, टाइगर वाइगर वो जो हो गए, ठीक है ना, वो टॉप कॉर्निवर्स वो कहलाते हैं हमारे पास किसमें, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के अंदर आते हैं। आप इस चीज को समझ गए। अब प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कॉर्निवोर, कॉर्निवोर से टॉप कॉर्निवोर, ठीक, या टॉप कॉर्निवोर से आप आगे चलेंगे तो डिकम्पोजर्स। ये जो चीज चल रही है ये एक्चुअली क्या है, ये एक साइंटिस्ट थे लिंडमैन, LINDMAN, लिंडमैन 1942 या 42 यहाँ पे लिखा है मैंने। इन्होंने एक ला दिया इसी चीज को लेकर कि भाई जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स हैं, उन ट्रॉपिक लेवल्स का एनर्जी का जो फ्लो है वो किस तरह से चलता है। तो उसने ये हमें बताया कि जो फर्स्ट ट्रॉपिक से लेकर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक जो एनर्जी आती है, आइदर वी शुड से राइट फ्रॉम द सोलर रेडिएशन टू फोर टॉप कॉर्निवर और डिकम्पोजर, द एनर्जी दैट फ्लोज इन इज नॉट द इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट्स कमिंग इन, बट उसमें से बहुत सारी एनर्जी क्या हो जाती है, दैट इज लॉस्ट, वो एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाती है, गुम जाती है, खत्म हो जाती है। कुछ एनर्जी इसमें से हमें मिलती है। तो यूं आप समझ लीजिए जो 100 किलो का चीज कोई खाएगा, 100 केजी, एक आपने यूं समझ लीजिए किसी बेड़ ने 100 किलो घास खाई, 100 केजी घास खा गया, उस 100 केजी घास में से सिर्फ 10% उसका जो फ्लैश होगा वो बनेगा, ओनली 10% फ्लैश विल बी फॉर्म्ड, यानी 10% एनर्जी उसके अंदर आएगी। सो ये जो मूवमेंट है फ्रॉम 100 टू 90 इज लॉस्ट, 90%, एंड 10% गोज फॉरवर्ड, 10% आगे चलती है 100 में से, 90 लॉस्ट, इसका फिर इसी तरह 10% आगे जाएगा, ठीक है जी, 0.1 या क्या हो जाएगा, इसमें इसका 90% लॉस हो जाएगा, इसमें ऐसे ही आगे चलेगा 0.1, तो 90% इसका लॉस। तो ये जो एनर्जी आगे चलती है ये सिर्फ 10% करके चलती है। इनफैक्ट रिसेंटली कुछ एक साल पहले शायद एक आर्टिकल आया था, उसके अंदर ये 10% लॉ भी कर दिया था, उन्होंने डिस्कार्ड ही कर दिया कि भाई ये सही नहीं है, बट उन्होंने दिया 10% एनर्जी नहीं है बल्कि 5% है, ठीक है, 10 भी फ्लो नहीं होती बल्कि 5 ही होती है। हाँ, इसने दिया था तो आपकी बुक्स में तब से ही चला आ रहा है, तो मे बी टू राइट इन योर एग्जामिनेशन देयर इज अ 10% लॉ ही आएगा, पूछा जाएगा। सो 10% लॉ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप याद रखेंगे, इनफैक्ट आपकी लाइफ में ये याद रहना चाहिए आपको। सो 10% लॉ मींस ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज शाबाश फ्लोन और फॉरवर्डेड थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स ड्यूरिंग देयर ईटिंग हैबिट। तो ये जो सिस्टम चलता है ये इस पूरे प्रोसेस को आगे हम बोलते हैं 10% लॉ, ठीक है जी, समझ गए आप लोग। तो बहुत आसान है। अब एक चीज और मुझे आप लोगों को बतानी है यहाँ पर कि जो फूड चेन्स होती हैं, ये तो हमारे पास ट्रॉपिक लेवल्स, अब जो हमारे पास फूड चेन्स होती है, फूड चेन के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो फूड चेन की डिफरेंट लेंथ होती है। कभी कभी लेंथ जो होती है ना फूड चेन की वो डिफरेंट होती है। वो क्या होती है, यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे क्या 3 स्टेप फूड चेन है। इसी तरह कभी कभी 2 स्टेप फूड चेन होता है, 3 स्टेप फूड चेन हो सकता है, 4 स्टेप फूड चेन हो सकता है, मोर देन 4 स्टेप हो सकता है, इवन 2-3 स्टेप भी हो सकती है। तो यहां पर मैंने ABCDE करके यहाँ पे डिफरेंट स्टेप ऑफ फूड चेन्स दिए हुए हैं आपको समझाने के लिए कि फूड चेन की लेंथ के बेस पर भी आपको कभी सवाल पूछा जाता है कि राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ 3 स्टेप फूड चेन, 4 स्टेप फूड चेन। तो आप इनमें से कोई भी एग्जांपल उठा के लिख दीजिए, A लिख दीजिए, B लिख दीजिए, C लिख दीजिए। अब एलिफेंट और प्लांट की आप देख लीजिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये 2 स्टेप फूड चेन है। किसके अंदर होगी, एलिफेंट फॉरेस्ट के अंदर मिलता है, इट्स ए 2 स्टेप फूड चेन ऑफ फॉरेस्ट। अब अपनी जगह लिखिएगा इसको, 2 स्टेप फूड चेन ऑफ फॉरेस्ट। या आप जब इसकी बी की बात करें, ग्रास वाले की बात करें, तो यहाँ पे ग्रास है, फिर आप डियर है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें आ रहा है टाइगर। ये जो चीज चलेगी इसको हम क्या बोलेंगे, शाबाश, टाइगर भी कहां मिल रहा है, फॉरेस्ट के अंदर। तो ग्रास से इससे तो 1, 2 एंड 3, इट्स ए 3 स्टेप फूड चेन ऑफ व्हाट, फॉरेस्ट। ये 2 स्टेप फूड चेन ऑफ फॉरेस्ट, 3 स्टेप फूड चेन ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 फूड स्टेप आ रहे हैं। तो 5 फूड स्टेप हमारे पास किस चीज के हैं, ईगल, स्नेक, फ्रॉग, ग्रास, होपर, ग्रास।
तो ये सब चीजें हमें कहाँ मिलती हैं? ग्रासलैंड्स के अंदर मिलती हैं। तो इट्स ए 5 स्टेप फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर इसी तरह हमारे पास है 1 2 3 4 स्टेप फूड चेन ऑफ फॉरेस्ट। फिर आप इधर चलिए, एक्वेटिक प्लांट्स है। एक मैंने एक्वेटिक का शॉर्ट लिखा है। एक्वेटिक प्लांट्स पानी के अंदर, उनको एक्वेटिक इंसेक्ट्स कहा जाते हैं, और उनको छोटी छोटी मछली, फिंगरलिंग्स या टेबल साइज मछली होती है, वो एक्वेटिक इंसेक्ट्स को खाती है। देख होंगे आप लोगों ने, अगर आप कभी ढल में गए हैं या कभी शाम के टाइम पे देखो, इंसेक्ट्स को खा रही होती है मछलियां, अगर कोई भी चीज आप फेंकेंगे उसमें। तो उसके बाद कुछ यहाँ पर फिश ईटिंग बर्ड जो है वो फिश को खा जाती है। तो ये हमारे पास इक्वेटिक चेन है पानी की। 1 2 3 4 1 2 3 4 स्टेप फूड चेन ऑफ व्हाट? इक्वेटिक इकोसिस्टम, या यू कैन से इट्स इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम। तो एक पॉन्ड के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 स्टेप फूड चेन मिलती है। सो दीज आर द यू कैन से द लेंथ ऑफ फूड चेन। इसके अंदर 3-4 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। एक तो आपके पास लेंथ फूड चेन की होती है, फूड चेन कवर हो गया आपके पास, ट्रॉपिक लेवल्स कवर हो गए, और आपका 10% लॉ कवर होता है। एक चीज फूड चेन के साथ कनेक्टेड आपको कभी पूछी जाती है, फूड वेब। अगर आप फूड वेब के बारे में पढ़ें तो फूड वेब क्या है? अब देख लीजिए, ये जो फूड चेन है, इनमें से कोई ले लीजिए, फूड चेन ही है ना ये, तो फूड चेन है छोटे छोटे। अब अगर आप फूड चेन की बात करें, फूड चेन में जब बहुत सारी फूड चेन, जैसे मैं इधर ही आपको बता देता हूं, 1 2 3 4 5 फूड चेन है। इन 5 की 5 फूड चेन्स को अगर आप इंटरलिंक कर देंगे, एक वेब बना देंगे, वेब आप समझ रहे हैं, स्पाइडर का वेब होता है, वेब, फूड वेब, उसी के रिलेटेड है। तो वेब का मतलब क्या है? यहाँ पर वो इंटरलिंक होंगे एक दूसरे के साथ। तभी कोई इधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इसको खा रहा है, कोई इसको खा रहा है, इस तरह से फूड चेन चलेगी। इसका मतलब क्या है? ये एक फूड चेन है, ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूं, ये एक फूड चेन है, ये दूसरी फूड चेन है, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी। तो ये जो फूड चेन्स है ये आपस में भी इंटरलिंक होंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एरो दिखाकर आपको समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पे इसको देख लीजिए, ग्रास को डियर ने खाया, डियर को टाइगर खा गया। क्या टाइगर या ईगल के बीच में लड़ाई हो सकती है? या ईगल डियर को खा सकती है, अटैक कर सकती है, या डियर स्नेक को खा सकता है? ये चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब मैं बताऊंगा, टाइगर स्नेक को डेफिनेटली अटैक करेगा, या स्नेक वाइल्ड कैट को खा सकती है। आप समझ रहे हैं? फ्रॉग, रैबिट फ्रॉग को खा जाएगा। तो इसी तरह रैबिट फिर ग्रास होपर को खाता है, या ग्रास हो, ये देखिए इंटरलिंकिंग है, ये इसको इसके ऊपर डिपेंड है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये सारे का सारा, ये इसको ग्रास को खा, ग्रास होपर को। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, टाइगर फिश ईटिंग बर्ड खा जाएगा, थोड़ी छोड़ेगा। इनफैक्ट टाइगर एलिफेंट पे भी अटैक करके उसको भी। तो ये जो इंटरलिंकिंग है किसकी? डिफरेंट फूड चेन्स की, तो इसको हम बोलेंगे फूड वेब। अगर आप फूड वेब की डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ व्हाट? फूड चेन्स, ठीक है जी, which becomes interconnected to various trophic levels. डिफरेंट फूड चेन्स का इंटरकनेक्शन एक ट्रॉपिक लेवल के अंदर और एनर्जी फ्लो। सिंपल वे में इसका मतलब हो गया, ये हमने कह दिया किसके बारे में? फूड वेब के बारे में। तो ये फूड वेब भी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे आपने फूड वेब के बारे में भी थोड़ा जान लिया, तो ठीक है जी। ये मेन टॉपिक है जो आपके बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। इसके बाद बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे बताना आप लोगों को, जिसमें से भी आपको सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मेरा डस्टर है, थोड़ा सा मैं ग्लव्स टाइप लगा के इसको रब करता हूँ। आप 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको इसके बारे में, और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइएगा कहीं नहीं, ठीक है जी बच्चों। सो कीप वॉचिंग, एंड कहीं पे समझ नहीं आएगा, डू कमेंट, डोंट वरी। ओके, ये देखो जी, मॉडर्न टेस्टर है ना। हाँ चलिए, तो वी हैव टू, नेक्स्ट इज योर फ्लो ऑफ एनर्जी, मैंने आपको बता दिया। देन वी हैव टू, हाँ यस, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एक टॉपिक आपका एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, इसमें सबसे जो आपको पूछा जाता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब जो चीजें इसमें आपको पूछी जाती हैं, इस
हेडिंग के अंदर जो सब टॉपिक आपको पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है आपको ओजोन के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में पूछा जाता है। आपको पता है व्हाट इज ओजोन लेयर, ये है क्या, ओजोन लेयर क्या है, कहाँ है। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसकी डिफरेंट लेवल्स हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, जो हमारे पास। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर है जहां पे एटमॉस्फेयर एक्चुअली प्रेजेंट है, उस लेयर के अंदर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जो रेडिएशंस सन से आ रही हैं अर्थ की तरफ, वहां पर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है हमारी एटमॉस्फेयर में। इस प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट का काम क्या है भाई, इसका काम यह है कि यहां से निकलने वाली यूवी रेडिएशंस को स्टॉप करना, ठीक है जी। यूवी रेडिएशंस को ये क्या करेगा, ये यूवी रेडिएशंस को पास नहीं होने देगा, बल्कि इनको वापस करेगा। हमें वापस नहीं करेगा, मतलब वो होता क्या है, ये यूवी रेडिएशन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिलकर आपस में इसको ओजोन को बना लेते हैं, और ये ओजोन बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है। अब आप बोलेंगे अगर बनता रहता तो मोटा ही होता जाता होगा, नहीं, लेकिन क्या करें, हमने नीचे कुछ ऐसे सामान भी रखे जो इस बेचारी को काट भी रहे होते हैं साथ साथ में, ठीक है ना। वो देखा था किसी ने, बकरी लाई थी, बीरबल वाली बकरी, ठीक है, उसने बोला ऐसा रखो कि इसको क्या करो, इसका वजन मुझे 10 दिन बाद चाहिए, इसका वजन मुझे इतना ही चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा। उसमें अजीब बात है, या ना कम होने, या तो खिलाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगी, नहीं खिलाऊंगा तो कम हो जाएगी। अब उसने बोला क्या करना चाहिए, उसने शेर ला के रखा फिर, ठीक है, शाम शाम को उसको अच्छे से दिन में खिलाता था, शाम को उसको शेर का चेहरा दिखा देता था, वो बेचारी डर के मारे फिर सो कर जाती थी, ठीक, दिन में जो ताकत आती शाम को फिर उतना ही। तो इस तरह से यही हाल बेचारी ओजोन का करके रखा हमने। हम इसको नीचे क्या करते हैं, पोल्यूशन का शेयर दिखाते हैं, बेचारी फिर से वापस डिप्लीट। तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे समझना है हमने कि ये ओजोन है क्या। अगर ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर हम बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये ओजोन है क्या। ओजोन एक्चुअली एक ऐसा प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जो हमें किससे बचा रहा है, यूवी रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। बचाता कैसे है, ये जो ऑक्सीजन है हमारे पास, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, वो रिएक्ट करता है यूवी रेडिएशन के साथ और एक कंपाउंड निकलता है, O3 बनता है। इस O3 का ही नाम ओजोन है। ओजोन की फॉर्मूला क्या है, इसको आप याद रखेंगे। ओजोन की जो सिंबल आप लिखेंगे क्या, आप O3, जैसे ऑक्सीजन का O2 लिखते हैं, इस तरह ओजोन का O3 लिख रहे हैं, ठीक है जी। अब समझिए इस चीज को। ओके, ऑक्सीजन कौन सा वाला, अपना ऑक्सीजन और मॉलिक्यूल ब्रेक होके आपस में जब मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं ओजोन, वो बनाते हैं O3। एनीवेज, मुझे जो यहाँ पे बताना है आपको कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के अंदर जो पोल्यूशन का इश्यू है, जितनी हमारे, चाहे वो हमारा व्हीकल से निकलने वाली है, फैक्ट्री से, चिमनी से, या ये जो ईंटों के भट्टे होते हैं इनसे निकलने वाला जो सारे का सारा एटमॉस्फेयर में जा रहा है, इससे क्या, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ये सब के सब कहाँ जाते हैं, देखो अप इन द सराउंडिंग्स और वहां पे फैल जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो हमारी ये प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, इसके ऊपर उल्टा असर होता है, इसके साथ रिएक्ट करते हैं और इसको आहिस्ता 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 क्या करते हैं, इसकी थिकनेस को क्या करते हैं, कम करते हैं। अगर यहाँ पे तो आहिस्ता आहिस्ता इसको डिप्लीट करने की कोशिश करते हैं, इसको डिप्लीट कर देते हैं, डिप्लीट। अब देख लो, अगर एक यूवी रेडिएशन यहाँ पर रुक जाती थी, एक पर्टिकुलर विड्थ की वजह से रुक जाती थी, अब आप उस चीज को पतला कर रहे हो, पतला कर रहे हो, पतला कर रहे हो। अगर वो चीज ज्यादा पतला हो गई तो वो क्या हो जाएगी, यूवी रेडिएशन को रास्ता मिल जाएगा कहाँ आने का, स्ट्रेट इनटू दी अर्थ, एटमॉस्फेयर के अंदर आएगी। और अंदर आई तो ये बहुत सारी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, कैंसर होगा, आई का इश्यूज होंगे, जानवरों के अंदर कैंसर हो जाएगा, स्किन के इश्यूज हो जाएंगे, पिगमेंटेशन, बाकी चीजें। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होंगी जिनका इलाज ही नहीं हो सकता, इतनी ज्यादा खतरनाक होती है यूवी रेडिएशंस, ठीक है। इसीलिए एक्सरे ज्यादा नहीं करने चाहिए, डॉक्टर्स अक्सर अवॉइड ही करते हैं एक्सरे से। तो अब क्योंकि उसमें अंदर ये निकलती है रेडिएशन, तो इस चीज को आप समझ। ओजोन लेयर हमारे पास प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, जिसकी पोल्यूशन की वजह से जो हमारे पास डिप्लीट होता है, जिसको आप एक नाम से, अब वो क्वेश्चन अगर व्हाई द ओजोन लेयर इज, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, या राइट ए नोट ऑन ओजोन एंड इट्स डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर के बारे में बताएंगे इस तरह पे डिप्लीशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज एजेंट्स, जितने भी हमारे पास एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन एजेंट्स हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर इस तरह से डिप्लीट होती है। अगर आपने सुना होगा ओजोन होल के बारे में, ओजोन होल, now what is this ozone hole? This ozone hole is altogether the what minimizing or the
अबाउट द थिकनेस एंड द थिननेस ऑफ व्हाट ओजोन लेयर। अब ऐसा नहीं है कि ओजोन होल का मतलब ये है कि कहीं पे ओजोन में सुराख हो गया पूरे का पूरा, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है कि एक पर्टिकुलर विड्थ जो है ओजोन की वो इस पोल्यूशन की वजह से ऐसा ऐसा क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। पोल्यूशन की वजह से क्या होगी, वो इधर डिक्रीज हो गई है। आपने देखा था अंटार्कटिका के अंदर ये पाया गया था सबसे पहले। तो ये यूवी रेडिएशंस को रास्ता मिल जाता है यहाँ से अंदर आने का, बिकॉज लेयर पतली हो जाती है, उस वजह से ऐसा हो जाए। ठीक है जी। तो डिक्लाइन द थिकनेस ऑफ द कॉर्नर्स और यू कैन से द एजेस और व्हाटएवर द ओजोन लेयर, दिस इज कॉल्ड एज ओजोन होल, ओजोन डिप्लीशन, इस वजह से होता है। ठीक है जी। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। बहुत आसान था। अगर अब ओजोन अंदर आ गया तो इससे क्या क्या हो सकता है। ठीक है जी। काजेस, इनकी वजह से क्या क्या चीजें इफेक्ट कर सकती हैं हमें। इफेक्ट्स क्या होंगे किसके, ओजोन डिप्लीशन के इफेक्ट्स क्या होंगे। सो नंबर 1 आप लिख लीजिए, एक तो कैंसर ऑफ ऑर्बिट, कैंसर हो सकता है उससे। दूसरी चीज होगी आई साइट का इश्यू आएगा। ठीक है जी, आई साइट का इश्यू आएगा। हाँ, तीसरी चीज इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम बिकॉज सेल्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होंगी तो हमारी WBC पे इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ओके जी। तीसरी चीज, चौथी चीज आई शुड से, इंक्रीज्ड एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी। बात समझ रहे हो, मोर्टेलिटी, डेथ रेट। इंक्रीज एम्ब्रियोनिक, माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है एम्ब्रियो बोलते हैं उसको, तो एम्ब्रियोनिक डेथ होना स्टार्ट हो जाएंगी ज्यादा, बिकॉज डायरेक्टली किस पे अटैक होगा, अंदर। और बेबी सबसे ज्यादा नाजुक होता है मदर वॉम के अंदर, तो उस इस चीज का उस पर बहुत ज्यादा असर होने वाला है। इनफैक्ट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा प्लांट्स के अंदर वो भी इफेक्ट होगा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो ये चीजें क्या होंगी, ये इफेक्ट्स हो जाएंगे, इन चीजों के अंदर उल्टा असर होना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो इसी चीज को बचाने के लिए बहुत सारी प्रोटोकॉल्स भी बनाए गए बाद में, बाकी चीजें की जैसे मॉनेटरी प्रोटोकॉल था आपकी बुक्स के अंदर लिखा होगा, या हेल्सिंकी डिक्लेरेशन था जिसके अंदर बैन किया गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। तो इसलिए किया गया ताकि हम ओजोन लेयर को बचा सके, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा समय है जिससे हमारी दुनिया बची रह सकती है। वरना हम अपने ही हाथों से नहीं क्या करेंगे, अपने ही घर को आग लगी घर के चिराग से। तो ये वही हाल यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगी हम लोग खुद ही खुद को खत्म करने बैठ जाएंगे। ठीक है जी। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में ये सबसे बड़ी चीज है। और ये होता किस वजह से है, इसका सबसे मेन कारण क्या है, दैट इज द एनवायरमेंटल पोल्यूशंस। आप इस चीज को याद रखिएगा। इन सब का जो मेन बेसिक चीज है जो इनके बैकग्राउंड में है वो है हमारे पास क्या, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमें कहां कहां से आ रहा है, एक तो हमारे पास शाबाश एनवायरमेंटल पोल्यूशन में क्या क्या चीज आएगी आपके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धुआं, एनवायरमेंट में सब आ जाएगा, जितना भी वेस्ट है आपका, चाहे वो कुछ भी हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक इंडस्ट्रियल वेस्ट से, ठीक है जी, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये आप लिख के रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चनों में आते हैं अक्सर। एग्रीकल्चरल वेस्ट, ठीक है जी। देन वी हैव आल्सो द कमर्शियल वेस्ट, वो तो आज ज्यादा ही हो गए इधर, कमर्शियल वेस्ट। ये चीजें इसके अंदर हमें देखनी है कि ये डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हमें, आप समझ रहे। तो इसमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बायोडिग्रेडेबल है और दूसरी है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है जी। जो वेस्ट होते हैं जिनको आप दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, यूज कर सकते हो, कुछ ऐसी जिनको आप यूज नहीं कर सकते। मैं आपको यूं बता दूं, प्लास्टिक है, उसको आप क्या करेंगे, एक बार अपने ले आए घर पे, फिर उसको खत्म नहीं होती। मैं आपको यूं बता दूं, आई वॉज हियर इन माई न्यू हाउस, तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे जो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, देख रहे थे, तो 10 साल पुराना कोई चीज बनी हुई थी, उसको उखाड़ के दोबारा से थोड़ा सा रिन्यू करना था। नीचे कोई बिस्किट के वो ऊपर से वेफर्स के जो लिफाफे होते हैं वो, तो वो थे, वो निकले 10 साल के बाद, दे वर एज इट इज। 10 साल के बाद, तो सुनने में तो आपने भी सुना होगा पॉलिथीन 200 साल तक जमीन भी नहीं करता। तो ये वाली चीजें जो होती हैं इनको यूज नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा खतरनाक वेस्ट है, जिससे एनवायरनमेंट के अंदर एक ऐसी चीज होती है। उसके बाद देखिए जानवर को लेते, गाय आगे कुछ उसने खा लिया, इट गोज इनटू द स्टमक, रुमिनेंट्स के अंदर, देन दे स्टार्ट व्हाट, उसकी
इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, बाकी चीजें जितनी भी है उस गाय की लास्ट की जो है डेफिनेटली वो भी आप उसको भी जाया कर देते हैं। तो ये सब चीजें जो है इस एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। तो ये आपका एक्चुअली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बहुत आसान है, इसको एक रिकैप्चुलेशन मारिए अच्छे से देख के, उसके बाद एक नोटबुक बनाइए, मेन पॉइंट्स लिखिए और बहुत आसान समझने में। इनफैक्ट देयर इज एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरी तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करें, कमेंट करिए, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प इन ऑल दोज सिचुएशंस फॉर यू। ठीक है जी। सो स्टे होम, कंडीशंस आर वेरी बैड आउटसाइड, स्टे होम स्टे सेफ पहले बोलते थे, बट नाउ आई शुड से स्टे होम स्टे अलाइव। ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आने वाले हैं कुछ टाइम के अंदर शायद एग्जाम्स का भी डिक्लेरेशन होगा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, बट वट एवर यू हैव टू रीड इट। ठीक है जी। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इनकेस अगर कभी सिलेबस के अंदर कमी होगी, कुछ होगी, तो सिलेबस कम करने का जो इश्यू होगा हमारा जेएनके गवर्नमेंट का, वो कम करने का ही होगा कि आपको पढ़ना सारा पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यू हैव टू गो विद ओनली 5 चैप्टर्स, ठीक बाकी छोड़ दो, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट चैप्टर, कुछ आसान चैप्टर होते हैं जैसे ये कर ली, जेनेटिक्स छोड़ दिया, ठीक। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले ही पढ़े, कुछ ने लास्ट पढ़े। तो इसमें नहीं है कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट डायरेक्टली ये भी नहीं बोल सकती कि भाई नहीं आप लोग पहले 5 करना। दे विल आस्क यू टू प्रिपेयर फॉर 100%, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 60, 50 और 40 वट एवर देयर डिसीजन। 100% क्वेश्चन, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप उसमें से 60 मार्क्स करेंगे, जो आपको 60 आते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, वही आपको 100% कंसीडर किया जाएगा। लेकिन पढ़ना आपको सारा पड़ेगा, क्योंकि पेपर सामने से आएगा। ठीक है जी, ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि विद इन सम डेज, फ्यू डेज इसके बारे में डिसीजन शायद आ जाएगा। तो आई होप दिस विल बी द डिसीजन जो मुझे लगता है, तो होना भी यही चाहिए, क्योंकि इससे आपका नुकसान नहीं होगा, इससे आपका फायदा होगा। क्योंकि आसान आसान चैप्टर आप आराम से पढ़ लीजिए और वो बाहर जाके कर लीजिए, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स आल्सो। खुदा हाफिज।